डॉक्टर भूटानी, जो सैर करने वाले लोग हैं उनको अक्सर आप सलाह देते हैं कि शाम के वक्त वो सैर किया करें सुबह के बजाय, इसकी क्या वजह है? देखो, सर्दियों के मौसम में क्योंकि ठंड जो पड़ती है सबसे ज्यादा अर्ली मॉर्निंग पड़ती है, लेट इवनिंग्स में पड़ती है, पूरी रात में पड़ती है। तो दिन के टाइम जब सूरज की किरणें होती है, धूप आती है, तो थोड़ी ठंड का और तापमान बढ़ जाता है, ठंड थोड़ी कम रहती है। हमारी देखो सलाह ये रहती है इन मरीजों को, और जो भी रेगुलर वॉकर्स हैं, वॉक बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन वॉक का समय रहना चाहिए सूरज की पहली किरण जब आती है, तो उस टाइम अगर उनको मॉर्निंग में वॉक करना है तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द वॉक, टू गो फॉर वॉक। एंड दूसरा, लेट इवनिंग्स हम इसलिए इवनिंग्स अर्ली लेट इवनिंग्स इसलिए बोलते हैं कि ताकि अगर दिन के टाइम को, धूप के टाइम तो वॉक नहीं किया जाएगा, धूप के टाइम काम पे भी जाना है, तो शाम को घर आके खाना खाने से पहले वॉक की, जो वॉक जिनको रिकमेंडेड है, जो वॉकर्स हैं जिनको वॉक का बहुत ज्यादा वॉक करने की आदत है, तो वो उस टाइम इन 2 टाइम से वॉक कर सकते हैं। जी, कई बार सर्दियों में देखा जाता है कि जैसा कि आपने कहा है कि वॉक वगैरह की समस्या, पर जैसे आउटडोर की पार्टी में लोग जाते हैं तो वो ठीक से कवर नहीं कर पाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो किन्हें, जैसे महिला है, बच्चे हैं, इन लोगों को किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए आउटडोर की पार्टी में? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आउटडोर पार्टीज में देखा जाता है आमतौर पर पार्टीज, शादियां ज्यादातर सर्दी विंटर्स में रहती हैं, सर्दियों में रहती हैं। आउटडोर लॉन पार्टीज का आजकल बहुत ज्यादा फैशन है। उसमें आपको देखने को मिलता है कि जो आमतौर पे मेन जो है मेल्स, उसमें वो तो प्रॉपरली कवर्ड रहेंगे अपने कोट पैंट टाई, लेकिन जो रहती हैं महिलाएं वो प्रॉपरली कवर्ड नहीं रहती, बिकॉज उनकी ड्रेसेस कुछ ऐसी रहती हैं। तो उनको खास करके, उनमें से जो खासकर जो एलर्जिक हैं और जिनको रेस्पिरेटरी एलर्जीज रहती हैं या इनको हिस्ट्री है, उनको सलाह मेरी यही रहेगी कि प्रॉपरली एटलीस्ट शॉल, स्वेटर कुछ भी लेके अपने आप को कवर करके उन पार्टीज में जाना चाहिए। और जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, 2 चीजें होती हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ एज दोनों तरफ, बच्चे भी, बूढ़े लोग भी, उनको ये सलाह रहती है कि पहली बात तो वो अवॉइड करें। हाँ, बहुत घर की पार्टी है, जाना जरूरी है, तो प्रॉपरली कवर करके जाएं और कोशिश करें कि हीटिंग सिस्टम्स आजकल पार्टीज में लगे रहते हैं, उसके आसपास में ही रहें। जी, बच्चों की भी समस्या भी सर्दी में काफी ज्यादा होती है, तो उन्हें किस तरह से, उनकी देखभाल की किस तरह? बच्चों का तो देखभाल का जिम्मा जो रहता है वो रहता है कि पेरेंट्स पे, पेरेंट्स को उनका खासकर ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चे एलर्जिक हैं या एलर्जिक नहीं भी हैं, जो प्रोन रहते हैं ऐसी इन्फेक्शंस कैच करने को, एक तो बहुत ज्यादा आइस कूल वाटर नहीं लेना बिल्कुल। फ्रिज में तो मेरी सलाह तो ये रहेगी, फ्रिज में बॉटल्स रखनी ही नहीं चाहिए सर्दी के मौसम में। बर्फ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आइसक्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीजों से गले की इन्फेक्शंस होना, रेस्पिरेटरी एलर्जीज बढ़ती हैं। जी, बच्चों के लिए पहली सर्दी कितना हानिकारक हो सकती है? बच्चों के लिए पहली सर्दी उतना ही हानिकारक हो सकती है जितना बाकियों के लिए होता है। हाँ, ये है कि बच्चा इस दुनिया में पहली बार आया है तो उसको एक्लिमेटाइज नहीं है वो अभी हमारे इस वेदर को, तो उसको तो खासकर प्रॉपरली क्लैड रखना चाहिए, ओवर क्लैड भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ओवर क्लैड कर देते हैं, 3-3, 4-4 लेयर्स डाल देते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों का हम न्यूनेट्स का कहते हैं लेस देन 1 ईयर, जितना अगर हमने 2 लेयर डाला तो उसको एक लेयर एक्स्ट्रा दो, अपने आप से 1 लेयर एक्स्ट्रा दो, दैट इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। जी, सर्दियों में जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, कहते हैं उनकी समस्या काफी बढ़ जाती है, इसकी क्या वजह है, तो उन्हें किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए? सर्दियों में हार्ट के मरीज भी काफी बढ़ जाते हैं, काफी देखने को मिलते हैं। अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स काफी बढ़ जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि सर्दी के मौसम में जो रक्त की नालियां वो थोड़ी सिकुड़ती हैं, सर्दी की वजह से वेज़ोकंस्ट्रिक्शन होता है, तो उनको ब्लड सप्लाई जब कम होता है हार्ट को, तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है काफी बढ़ जाती है। तो बचाव इसमें भी वही है कि आपको सर्दी, एक्सट्रीम विंटर, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम चिली वेदर में आउटसाइड नहीं जाना, और घर में भी प्रॉपरली आपको जब सोना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है अर्ली मॉर्निंग होती है, प्रॉपरली क्लैड होके सोएं। अगर रूम हीटेड रूम है तो इस बहुत अच्छा है, टेम्परेचर उसका मेंटेन करके रखें, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होना चाहिए। जी, कई बार ये भी कहा जाता है कि ब्लोअर्स और ड्रायर्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो फिर अस्थमा के मरीजों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ब्लोअर्स में थोड़ा ड्राई हीट के कारण थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। ब्लोअर्स, विंटर हीटर्स अगर यूज करना है तो साथ में थोड़ा सा मॉइस्टनेस उसमें होना जरूरी है, तो बेटर ये रहेगा कि अगर विंटर हीटर्स यूज करना है, ब्लोअर्स यूज करना है, तो कमरे में एक बाल्टी पानी का रखें ताकि उसमें थोड़ा सा मॉइस्टनेस रहे। जी, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हेल्थलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और डॉक्टर भूटानी, हम बातचीत कर रहे थे सर्दियों की समस्याओं के बारे में। बदलते मौसम में और क्या समस्या हो सकती है? देखो, बदलते मौसम की बात करें, सर्दी की, पूरी सर्दी की बात नहीं करें तो जब मौसम बदलता है तो आपने देखा होगा मच्छर कई बार बहुत बढ़ जाता है जी। तो आजकल सितंबर अक्टूबर में खासकर देखने को मिलता है मच्छर की बीमारियां, और जो बहुत कॉमन ही है और लोगों में भी बहुत स्केयर है, डेंगू और मलेरिया। तो इन दो पे भी हम बात करेंगे। तो मलेरिया और डेंगू जो दोनों मच्छर से फैलती हैं, दोनों का वेक्टर सेम है, मच्छर का नाम सेम है। तो इसमें मलेरिया एक पैरासिटिक इलनेस है, डेंगू एक वायरल इलनेस है। मलेरिया और डेंगू दोनों में ही हाई ग्रेड फीवर होगा, मरीज को बहुत सर्दी से बुखार चढ़ेगा। बुखार चढ़ेगा तो इस कंडीशन में अब दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर होता है और उसको मच्छर काटना जरूरी नहीं है कि उसको मालूम हो कि उसको मच्छर ने काटा है, लेकिन इस सीजन में सितंबर अक्टूबर में किसी को बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक्स होता है, एक्सट्रीम, पूरे शरीर में थकन, पूरे शरीर में दर्द होता है, सिर दर्द करता है और सर्दी का बुखार चढ़ता है, तो अपना उसको मलेरिया और एक ब्लड काउंट का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। अब ब्लड काउंट और मलेरिया के टेस्ट से हम ये देख सकते हैं कि उसको मलेरिया की बीमारी है कि डेंगू की बीमारी है। अब अगर मलेरिया की बीमारी है तो उसका एंटी मलेरियल्स का ट्रीटमेंट आता है, इसमें कुनीन आती है, क्लोरोक्विन आती है, वो डॉक्टर की सलाह से वो ले लेगा, 3 दिन का कोर्स लेगा तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। जी डॉक्टर भूटानी, कितना वक्त लगता है अगर किसी को डेंगू की बीमारी हो जाए या फिर मलेरिया की बीमारी हो जाए तो कितना वक्त लगता है उसे ठीक होने में? मलेरिया देखो दो किस्म का देखने को मिलता है हमारे जो इस एरिया में, आजकल चंडीगढ़ में जो देखने को मिलता है, या आमतौर पे इंडिया में भी आप बात कर सकते हैं, जो देखने को मिलता है वाइवेक्स मलेरिया और एक फैल्सीपैरम मलेरिया। फैल्सीपैरम मलेरिया को काला मलेरिया भी कहते हैं, वो खतरनाक मलेरिया होता है। वाइवेक्स मलेरिया ज्यादा कॉमन है। वाइवेक्स मलेरिया का क्लोरोक्विन का कोर्स रहता है, 3 दिन का कोर्स है, तो वो अपनी डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा रहता है फैल्सीपैरम मलेरिया। फैल्सीपैरम मलेरिया थोड़ा रिस्की टाइप का मलेरिया होता है, जिसको काला मलेरिया भी बोला जाता है। इस कंडीशन में काफी चीजें हो सकती हैं, प्लेटलेट कम हो सकती हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकते हैं और ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जैसे ही इस मलेरिया का मालूम पड़े तो इसका इलाज भी प्रॉपर इलाज है और वो भी डॉक्टर की सलाह से जरूर कर लेना चाहिए। जैसे आप कह रहे थे कि डॉक्टर ही सलाह लेना जरूरी होता है, तो कब डॉक्टर से सलाह लेनी? मलेरिया तो इमीडिएट लेनी चाहिए। जैसे मैंने बोला, किसी को हाई ग्रेड फीवर 103, 104, भरपूर सर्दी लगना, 2 कंबल, 2 उसको ब्लैंकेट्स लेना, 3 ब्लैंकेट्स लेना पड़ना, एक्सट्रीम बॉडी एक्स होना, उसी टाइम उसको जाके अपना ब्लड काउंट और मलेरिया का टेस्ट जरूर कराना चाहिए। जी मलेरिया के दौरान जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो उनकी दवाओं से कई बार मरीजों को समस्याएं आती है, जैसे नॉजिया वगैरह की समस्या आती है। देखो बिल्कुल आपने ठीक कहा, नॉजिया, ये ड्रग्स, मलेरिया की ड्रग्स थोड़ा टॉक्सिक होती हैं, बट हमें मरीज को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। टॉक्सिक, इनके साइड इफेक्ट्स आमतौर पर लोगों को होते हैं और वो इजीली मैनेजेबल होते हैं अगर प्रॉपरली उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो। जी अगर एक भी टैबलेट मिस कर दे मरीज तो फिर क्या होगा? तो इसके रिलैप्सेस भी कॉमन है। सो दैट इज, मरीज को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी इलाज मलेरिया का खासकर जरूर करे, क्योंकि छोटी सी बीमारी कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। आजकल देखने को ज्यादा मिलती है वो है डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर भी मच्छर से फैलता है, लेकिन एक वायरल इलनेस है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इसमें प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा पेपर्स में भी काफी आता रहता है जो चेंज ऑफ सीजन में डेंगू की बीमारी का। इसमें प्लेटलेट कम होने से क्या होता है कि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। डिजीज डेंगू सेल्फ लिमिटिंग है कि अपने आप होस्ट इम्यूनिटी बॉडी की होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म से ही ठीक होनी है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। मरीज को सिर्फ अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अपना फ्लूइड इंटेक का ध्यान रखना है, बुखार के लिए पैरासीटामोल का गोली लेना है, डेली उसको अपना प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करना है। प्लेटलेट काउंट का लिमिट रहता है कि अगर 15 या 20 हजार से कम है तो हम उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं, और वो अस्पतालों में ही होता है जिनमें प्लेटलेट एक ब्लड का पदार्थ होता है, उसको निकालने की फैसिलिटी रहती है जिन ब्लड बैंक्स में, तो उन हॉस्पिटल्स में उसको अपना इलाज कराना पड़ता है। सब मरीजों को, एक और मिथ है, सब मरीजों को, सब डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट का जरूरत नहीं पड़ता है। प्लेटलेट कम होता है, अपने आप बढ़ना शुरू भी हो जाता है। तो आमतौर पे जो हॉस्पिटल एडमिशन है वो 40-50 हजार से कम प्लेटलेट हो तो हम हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती करते हैं, और अगर ज्यादा गिरता है और या उसको ब्लीडिंग होती है, कहीं से ब्लीडिंग स्पॉट्स आते हैं, ब्लीडिंग कहीं भी शरीर के किसी भी भाग से उसको ब्लीडिंग होती है, तो उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो जो ये हम डेंगू की बात कर रहे हैं, ये क्लासिकल डेंगू है।
एक डेंगू खतरनाक टाइप का डेंगू भी है जिसका नाम है डेंगू DHF, डेंगू हेमरेजिक फीवर। जी जी। उसमें मरीज आमतौर पे बहुत सीरियस होता है, बहुत सिक होता है, और वो वाला डेंगू कभी कभी जानलेवा भी होता है, और उसमें तो इमीडिएट ICU केयर चाहिए पेशेंट मरीज को। डेंगू की भी बात कर रहे थे हम। डेंगू के जो मरीज होते हैं, इलाज होने के बाद उनमें कमजोरी की समस्या काफी दिनों तक रह जाती है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, डेंगू आप कोई भी इलनेस ले लो, ये सारी जितनी वायरल इलनेस है डेंगू, इन सब में क्या रहता है कि आमतौर पे पोस्ट वायरल मेलेज, वीकनेस, बॉडी एक्स, ये रहते हैं, परसिस्ट करते हैं 2 से 4 हफ्ते तक। तो उस दौरान मरीज को अपने खाने पीने का अच्छा ध्यान देना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपरली फ्लूइड इनटेक, प्रॉपर खाना पीना, लिक्विड, सब कुछ प्रॉपर बैलेंस डाइट में लेगा तो वो जल्दी उसकी रिकवरी हो सकती है। और साथ में विटामिन का सेवन कर सकता है, मल्टीविटामिन का सेवन 1 गोली रोज का ले सकता है फॉर 2 से 4 हफ्ते तक, तो वो जल्दी रिकवर कर सकता है इस बीमारी से। जो मरीज होते हैं, जैसे डेंगू के मरीज हैं, उसके बाद मलेरिया के, जैसा आपने कहा, वो मरीज हैं, उसके अलावा जो सर्दियों की समस्याएं होती हैं, उनको क्या जरूरी सलाह देना चाहेंगे आप? देखो, डेंगू मलेरिया के अगर हम मरीजों को सलाह ये देना चाहेंगे, उनसे बचाव की सलाह देना चाहेंगे कि सबसे जरूरी ये है कि घर के आसपास मच्छर नहीं होना चाहिए, खड़ा पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वाला मच्छर आमतौर पे खड़े पानी में ब्रीड करता है। तो ये देखा जाए कि घर के आपके कूलर्स हैं, आपके वो जब भी सीजन चेंज हो उसको खाली करके बंद करें, उसको पानी के साथ बंद नहीं करें। और जो गमले हैं आपके, गमलों में खड़ा पानी नहीं किसी में हो जाए। जो आमतौर पे गमले आपके रहता है कि छाए में पड़े हैं, उसमें खड़ा पानी नहीं होना चाहिए जी। ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं। फिर अगर घर के आसपास आपको लगता है कोई तालाब है या कुछ जिसमें खड़ा पानी है, तो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इन्फॉर्म करके अपना स्प्रे कराएं। और अगर आपके घर में मच्छर ज्यादा है तो उसमें भी प्रॉपर गवर्नमेंट से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बात करके उसमें प्रॉपर स्प्रे कराएं जी। और जो सर्दी की बीमारियां फैलती हैं, सर्दी की बीमारियां जैसे वायरल इलनेसेस आती है, नेजोब्रोंकियल एलर्जीज की हमने बात की, साइनोसाइटिस की, गला खराब होने की, अस्थमा की, उसमें सलाह यही रहती है, मैं देना चाहूंगा मैं कि सब सुनने वालों को, कि एक तो भरपूर सर्दी में बाहर नहीं निकलें, कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग्स में स्पेशली जो वॉकर्स हैं वो नहीं जाएं। धूप की पहली किरण जब निकलती है तब अपनी वॉक स्टार्ट कर सकते हैं, या शाम के वक्त कर सकते हैं। अपने जो कामकाज हैं, जो जरूरी करने वाले, वो दिन के टाइम ही खत्म करने की कोशिश करें। जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में लोग आ जाते हैं, ओल्ड एज आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, बहुत छोटे बच्चे आते हैं, वो उनको प्रॉपरली कवर रखना, वो अपने आप को प्रॉपरली कवर रखें, और कोशिश करें कि बहुत ज्यादा अर्ली सुबह और शाम को बाहर नहीं निकलें जी। और बच्चों को ये सलाह रहेगी, बड़ों को भी सलाह रहेगी कि ठंडे पानी का सेवन नहीं करें जी। आइसी चीजें, आइसक्रीम्स, आइस कूल वाटर्स, ये चीजें थोड़ा अवॉइड करें जी। तो इन सब चीजों के अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस मरीज करेगा और लोग आमतौर पे करेंगे तो काफी हद से आप इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर भूटानी, आप हमारे स्टूडियो में आए, सर्दियों के मौसम में होने वाली समस्याओं के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि सर्दियों में होने वाली बीमारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@dayandnightnews.com, और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172504334। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।